नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज मैं रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट की चर्चा करूंगा। यह आर माधवन की फिल्म है। आर माधवन ने इसे लिखा भी है, निर्देशित भी किया है और खुद मुख्य भूमिका भी निभाई है। उन पर तिहरी जिम्मेदारी थी लेखन, निर्देशन और अभिनय की। साथ ही वे इसके निर्माता भी हैं। उनकी जिम्मेदारी का यह एक अलग आयाम है। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। इधर जून का महीना बहुत सूखा सूखा गया है। रॉकेटरी एक अलहदा फिल्म है। हिंदी में आमतौर पर ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। विज्ञान फिल्में बनती हैं। यह एक वैज्ञानिक पर बनी हुई अत्यंत भावनात्मक कहानी है, भावपूर्ण कहानी है, जो कथा प्रसंगों से ऐसा बांधती है और जोड़ती है कि हम वैज्ञानिक नाम्बी के जीवन को बहुत करीब से देखते हैं और उनके साथ हुए अन्याय को महसूस कर सकते हैं। जिन दर्शकों को नहीं मालूम है उनके लिए संक्षेप में बता दें कि नाम्बी नारायण देश के एक प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। नासा का दिलचस्प ऑफर छोड़कर उन्होंने इसरो में नौकरी की थी। विक्रम साराभाई के शिष्य रहे नाम्बी नारायण ने रॉकेट साइंस में भारत में काफ़ी बड़ा योगदान किया, लेकिन अफसोस की बात है कि अपने कैरियर के एक मोड़ पर उन्हें लांछन झेलना पड़ा, क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने कुछ खुफिया बातें, रॉकेट साइंस से संबंधित बातें विदेश में शेयर कर ली, किसी विदेशी को बेच दिया। बाद में साबित हुआ कि यह एक झूठा इल्जाम है, लेकिन इसमें 19 साल लग गए। 19 साल के बाद उनकी गरिमा वापस लौटी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वे 19 साल उन्हें मिले होते इसरो में काम करने के लिए, तो हम रॉकेट साइंस में कहीं और ज़्यादा आगे होते और शायद उसके कमर्शियल यूज़ में हम एक बड़े खिलाड़ी होते देश के तौर पर। सचमुच अफसोस की बात है कि भारत जैसे देश में ऐसे दिमागों के साथ ऐसी बदसलूकी हो जाती है और कहीं कोई इसकी सूध नहीं लेता है और लंबे समय तक उन्हें इस यातना से, इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। फिल्म के लेखन, निर्देशन और अभिनय में आर माधवन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि निर्देशन में थोड़ी बहुत शिकायतें हो सकती हैं, कुछ कमजोरियां जाहिर होती हैं। उन्होंने बहुत ही लीनियर किस्म की स्टोरी रखी है और उसके लिए एक तरीका अपनाया है कि शाहरुख खान उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। शाहरुख खान अपनी पहचान के साथ स्टेज पर मौजूद हैं और उनके सवालों के जवाब से फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हम नाम्बी नारायण से परिचित होते हैं। शाहरुख खान ने बहुत गंभीरता और संलग्नता के साथ ये सारे सवाल पूछे हैं और कहीं न कहीं उस पीड़ा को भी महसूस किया है जो नाम्बी के साथ हुआ। इसीलिए वह माफ़ी भी मांगते हैं राष्ट्र की तरफ से, नाम्बी से। लेकिन नाम्बी वहाँ जो स्टेटमेंट देते हैं, जो बातें करते हैं, वह बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत गंभीर बातें हैं। वे माफ़ी देने से इनकार करते हैं और वे बताते हैं कि अगर मैं सही था तो निश्चित रूप से कोई गलत रहा होगा, लेकिन वह गलत कौन था हम इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं फिल्म के अंदर। फिल्म के बाहर पता नहीं लोगों को मालूम होगा शायद कि किसकी वजह से और क्यों ऐसा हुआ था। यह फिल्म रेगुलर फिल्म नहीं है, यह फिल्म नियमित फिल्म नहीं है जैसी कि हिंदी फिल्में हम देखते रहते हैं। न तो इसमें नाच गाना है, न तो इसमें रोमांस है। यह शुद्ध विज्ञान कथा है जिसमें भावनात्मक लेप है।
इसलिए इंटरवल के पहले जहां विज्ञान की बातें होती हैं, वहां कुछ बातें आम दर्शकों के सिर के ऊपर से गुजर सकती हैं, क्योंकि वहां पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इंटरवल के बाद फिल्म जब इमोशनल होती है और फिल्म जब नामी नारायण के उस यातना में गुजरती है, उस यातना से गुजरती है, तो हम उस पीड़ा को एक दर्शक के तौर पर महसूस कर सकते हैं। यह फिल्म देखने लायक है और थोड़े धैर्य के साथ देखना जरूरी है आपका। मैं तो आग्रह करूंगा कि इस फिल्म को जरूर अपने आसपास के थिएटर में जाकर देखें, या जब भी टीवी या ऑनलाइन आपको दिखे तो जरूर इसे देखें।